हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का चैप्टर संसद का पहला पार्ट लोकसभा से रिलेटेड एमसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थानों पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये गलत हो जाएगा। तीसरा, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ये सही हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उनके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। अतः इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। अनुच्छेद 85(1) से यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि 2 अधिवेशन बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। अतः संविधान एक वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो आपका हो जाएगा स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। ये तीनों हो जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपर्युक्त में से उपर्युक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान तथा विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 85(2) क के अनुसार और विघटन अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल, तो आपको हो जाएगा आंसर सी, आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उनका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 1/10। अनुच्छेद 100(3) के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यह सदस्य संख्या आवश्यक है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व क्रमशः 80 एवं 31 भेजता है। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है: बिहार में 40, मध्य प्रदेश में
29 एवं पश्चिम बंगाल में 42। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, उत्तर प्रदेश। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्नकाल में बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। बिहार एवं मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन आया है। अब स्थिति इस प्रकार है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश 80 सीट, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र 48 सीटें, तृतीय स्थान पश्चिम बंगाल 42 सीटें, बिहार में 40 सीटें, तमिलनाडु में 39 सीटें और मध्य प्रदेश में 29 सीटें। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान का आवंटन किया गया, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, महाराष्ट्र को। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 25। लोकसभा में राजस्थान हेतु 25 सीटें निर्धारित हैं, जिसमें 4 अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्य को आवंटित स्थान का योग है? आगे देख लेते हैं। वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। झारखंड 14 सीट के निर्माण के बाद वहां मात्र 40 सीटें बची। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो छत्तीसगढ़ 11 सीटें के निर्माण के बाद 29 बची। चूंकि प्रश्न विकल्प के पूर्व का है, इसलिए बिहार 54 सीट को लोकसभा के लिए आवंटित स्थान, असम 14 सीट तथा मध्य प्रदेश 40 सीट की लोकसभा सीटों के योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 है, जो निम्नलिखित राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है। ये देख लेते हैं। गुजरात 26 प्लस असम 14, 40। गुजरात 26 प्लस आपका झारखंड 14, 40। मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11, 40। तमिलनाडु 39, सिक्किम 1, 40। तमिलनाडु 39 प्लस मिजोरम 1, 40। तमिलनाडु 39, नागालैंड 1, 40। वही उत्तर प्रदेश की सीटों 80 की आधी 40 बिहार की लोकसभा सीट है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीट प्राप्त है? चलिए देख लेते हैं। राज्य लोकसभा में स्थान: पंजाब 13, असम को 14, गुजरात को 26, राजस्थान को 25, मध्य प्रदेश को 29, तमिलनाडु को 39, आंध्र प्रदेश को 25 और पश्चिम बंगाल को 42, छत्तीसगढ़ को 11, महाराष्ट्र को 48। अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात अब वहां कुल 25 लोकसभा सीटें ही हैं। शेष 17 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में असम एवं झारखंड दोनों में 14, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा सभी में 2 तथा मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम सभी में 1 राज्यों के ऐसे समूह हैं जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या समान है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए आगे देख लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। राज्य प्रतिनिधित्व:
चलिए देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु। आपका हो जाएगा पहले 3, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 5, फिर आपका हो जाएगा 2। इस क्रम में होगा। चलिए देख लेते हैं। इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर डी चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड तथा पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र 1-1 सीटें हैं। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की दो सीटें हैं। ध्यातव्य है कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में विलय कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो आपको हो जाएगा आंसर ए त्रिपुरा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर बड़े 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः लद्दाख 17,32,66.37 वर्ग किमी, बाड़मेर आपका हो जाएगा 55,074 वर्ग किमी, कच्छ 41,414 वर्ग किमी, अरुणाचल पूर्व आपका हो जाएगा 39,704 वर्ग किमी, अरुणाचल पश्चिम 39,613 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक, दिल्ली, जो 10.59 वर्ग किमी में है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। आगे देख लेते हैं। 2008 में लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद 27,28,978 निर्वाचित हैं, जिनके बाद क्रमशः गौतम बुद्ध नगर 23,02,960 निर्वाचक एवं उन्नाव 21,91,465 निर्वाचक का स्थान है। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो आपका चलिए आगे देख लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। प्रश्नकाल में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख थी। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख, कुछ राज्यों में संघ क्षेत्रों में 75 लाख तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए, कुछ राज्यों संघ क्षेत्र में 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। चलिए देख लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत प्रश्नकाल में यह राशि सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। वर्ष 2010 में
अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशि बढ़ाई गई है, जो इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग 25,000 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 12,500 रुपये, विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग 10,000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग 5,000 रुपये। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके तो आपका हो जाएगा आंसर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहली अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, पांचवी लोकसभा। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, जिसमें 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक कार्य किया। नौवीं लोकसभा कब भंग की गई? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, मार्च 1991। नौवीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग की गई। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, फरवरी 1998। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था और इनका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ था। लोकसभा का नेता कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, प्रधानमंत्री। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है, जो लोकसभा का सदस्य हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतों का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले पद को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 नहीं 2। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इनके तहत देश तथा राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एवं उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, अतः कथन एक गलत है। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी पद्धति रहती है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, अतः कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है।
भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, चयनित किया जाता है। संविधान की अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी या चूज, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अध्यक्ष सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। टिप्पणी: यहाँ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द दिया गया है, न कि सिलेक्ट। लोकसभा के स्पीकर का निर्माण होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, स्पीकर। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वह पहले ही लोकसभा सदस्य सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आगे देख लेते हैं। तो आपको हो जाएगा आंसर डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य में से चुना जाता है। साथ ही लोकसभा के सदस्य प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94 ख के तहत जब वह त्यागपत्र देता है तो वह अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। साथ ही अनुच्छेद 94 के द्वितीय परंतु के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, ये भी गलत है। तीसरा देख लेते हैं, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा,
ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, केवल 3। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्य वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोटों का प्रयोग केवल करता है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो, परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 100। लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, मावलंकर। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इनकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं अनंत सैनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बनी थी। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, जीबी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, जीबी मावलंकर। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्नकाल में वर्ष 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम सईद थे। वर्तमान में 20 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम बिड़ला हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद रिक्त है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों, तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की
अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह प्रथमतः मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है। इनके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारी पद, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, लोकसभा अध्यक्ष। पंद्रहवीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। मई 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी लगभग 14% रही। वर्तमान में 21 फरवरी 2022 की स्थिति अनुसार लोकसभा में कुल 81 महिला सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी आईएनसी से 7, भारतीय जनता पार्टी से 42 तथा तृणमूल कांग्रेस से 9 महिला सदस्य हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से प्रत्येक से 11 निर्वाचित हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हैं। प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प सी सही उत्तर था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लेते हैं। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में सामान्यता दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उनके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। दिए गए कथनों में से केवल कथन 2 सत्य है, अन्य कथन सही नहीं है। प्रथम लोकसभा के चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने 364 सीट प्राप्त की और जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 16 सीट प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सामान्यता प्राप्त हुई। इस रूप में आईएनसीओ के राम सुभग सिंह को चुना गया था। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होने आवश्यक है।